नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से एक शानदार आंसर राइटिंग के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में 3 प्रश्न बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तीनों ही प्रश्न आप लोगों के सामने है। आज इसका हम लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह व्यक्तिवादी होते हैं जो अधिकतर क्षेत्रीय होते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे जो की टर्म है दबाव समूह और दूसरा है यहाँ पे क्षेत्रीय होते हैं, अर्थात यहाँ पे बात की जा रही है कि राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह व्यक्तिवादी होते हैं। तो सबसे पहले परिचय के माध्यम से आपको दिखाना होगा कि ये दबाव समूह होते क्या हैं, क्या इनकी संरचना होती है, क्या इसका गठन होता है, जो भी संक्षेप में यहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद से क्वेश्चन का जो पहला ही पार्ट है, राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह व्यक्तिवादी होते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि यह व्यक्तिवादी कैसे होते हैं, उदाहरण के साथ आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पे जब दबाव समूह की बात करेंगे तो जो भी ठीक है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह या फिर इनका गठन, क्रिया पद्धति, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि राजनीतिक दल क्षेत्रवादी यहाँ पे कैसे होते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण के साथ इसको भी दिखाना है। और फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में चाहे हम लोग बात कर ले दबाव समूह की या फिर क्षेत्रीय दलों की, तो दोनों को सामंजस्य से बैठा के आपको लास्ट में दिखाना है निष्कर्ष के रूप में कि लोकतंत्र में दोनों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं परिचय के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दबाव समूह की। दबाव समूह की देखिए, दबाव समूह को बिल्कुल एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में आप जान सकते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट ये लोग नहीं करते हैं। तो ये जो चुनाव वगैरह होगा, इनका जो कैंडिडेट भी होगा ये यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म का यूज़ किया, स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक संगठन यहाँ पे होता है। हालांकि पूरी तरीके से लोग पॉलिटिकल पार्टियों से कटे नहीं होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इनका संबंध किसी न किसी रूप में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर होता ही होता है। अब यहाँ पे कई सारे स्वैच्छिक संगठन के रूप में, कई सारे दबाव समूह के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिलीजन बेस हो जाएगा, जैसे कि दलित महासभा की बात कर लीजिए, अखिल हिंदू ठीक है परिषद की बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन बेस पे आप देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे हो जाएगा, जैसे कि तमिल संघ का नाम आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बेस हो जाएगा, जैसे कि IAS IPS एसोसिएशन वगैरह होता है। संरचनात्मक भी हो जाएगा यहाँ पे, संरचनात्मक जैसे कि लेबर से संबंधित हो जाएगा, व्यापार से संबंधित हो जाएगा। तो इन सारे ही चीज़ों को मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि दबाव समूह के जो टाइप्स है आगे आपको फिर से जानने के लिए मौका मिलेगा। अब ये करते क्या है, तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो अपने सदस्यों के हितों के लिए जो भी इनके जो सदस्य होते हैं जो इनकी अपनी कम्युनिटी होती है, उनके हितों के लिए ये पूरी तरीके से देखेंगे। तो जो भी सार्वजनिक नीति हो जाएगी, गवर्नमेंट की जो भी सार्वजनिक नीति है, या फिर यहाँ पे सरकार के नीति निर्माण में ये बाहर से सरकार पे दबाव करने का प्रयास करती है। बाहर से सरकार पे ठीक है दबाव करने का प्रयास करती है, दबाव यहाँ पे किया जाता है। अब ये दबाव जो तरीका होता है इन दबाव समूहों का, ये अलग अलग माध्यम से करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हिंसा वगैरह ठीक है इस तरह की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि कई मामलों में हिंसा तक भी उतारू हो जाते हैं, जैसे कि पैरवी करना हो जाएगा, पैरवी के साथ साथ पत्राचार फिर या याचिका भी करते हैं। सार्वजनिक बहस का भी माध्यम अपनाते हैं, सार्वजनिक बहस, या फिर विधायकों के साथ विचार विमर्श। अब यहीं आपको सोचना है एक बड़े लेवल पे आके कि अगर हर जगह इसी टाइप का अगर स्वैच्छिक संगठन बना है तो इसमें कुछ न कुछ इसमें लोग शामिल होंगे। अगर उनके लोगों को, उनके हितों को अगर कोई समस्या हो रहा है तो ये डायरेक्ट सरकार से देख पा रहे हैं, ये टकराने से भी ये निसंकोच नहीं करते हैं, अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भी ये तैयार होते हैं। तो इतनी सारी बातों को आप परिचय में दिखा सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि दबाव समूह कैसे व्यक्तिवादी होते हैं। थोड़ा सा उदाहरण के साथ इसको आपको ठीक है बतलाना है। तो देखिए पा रहे हैं यहाँ पे दबाव समूह का जो दृष्टिकोण, सबसे पहले थोड़ा हम लोग इसकी दृष्टिकोण पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। दृष्टिकोण, ठीक है। तो देखिए दबाव समूह जिनका भी वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका भी वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मांग को, उनकी जो भी ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी बताया कि वे किसी हद तक भी यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये आवाज़ उनका उठाने का काम करते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं, आवाज़ उनका बनने का यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स, ठीक है। वैसे गिग वर्कर्स वैसे वर्करों को कहा जाता है जो काम के बदले जिनको भुगतान मतलब इंस्टेंट होता है ना, दिया जाता है। एक होता है अस्थाई परमानेंट जो वर्कर होता है, एक होता है ठीक है अस्थाई वर्कर। तो ये जो गिग वर्कर जो होते हैं ये बिल्कुल अस्थाई वर्कर होते हैं, अस्थाई वर्कर होते हैं। और अभी देखिए दिल्ली वगैरह में ठीक है, जो भी मेट्रो शहर है, बहुत सारे शहरों में ऐप बेस्ड बहुत सारा जो ट्रांसपोर्ट जो वर्कर है, काम करने वाले, कैब चलाने वाले, तो उनको लेके यहाँ पे उनकी आवाज़ों को यहाँ पे उठाने का प्रयास किया गया। चूँकि उनमें कोई भी यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा को लेके कंपनियां इनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार यहाँ पे नहीं देती है, तो समस्या होती ही होती है। कई बार आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा कि जोमेटो बॉय का ठीक है एक्सीडेंट हो गया, किसी कैब का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे में जो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे याचिका भी दायर किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ठीक है कि ये जिनका भी प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी ये मांग को ठीक है ज़रूर उठाएंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सलाहकार की भूमिका में। सलाहकार की भूमिका यहाँ पे किस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ठीक है सरकार के द्वारा जब भी यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी नीति कार्यों को, नीति निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, तो इनसे यहाँ पे सलाह लिया भी जाता है। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे कमर्शियल मामले में हो जाएगा, वाणिज्यिक हो जाएगा, या फिर आर्थिक प्रवृत्ति, इन सारे ही मामलों में देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा इन लोगों से यहाँ पे ठीक है सलाह यहाँ पे लिया जाता है। अब यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है कि जैसे बिजनेस से संबंधित हो गया, ऑनलाइन बिजनेस की हम लोग यहाँ पे बात कर ले। ऑनलाइन बिजनेस जिसको ठीक है ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ई कॉमर्स, अभी बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां, फ्लिपकार्ट की बात कर ले, अमेजन की बात कर ले, मिंत्रा की बात कर ले, तो इनका जो बिजनेस जो मॉडल था, इनके बिजनेस मॉडल से देखिए यहाँ पे जो लोकल लेवल के जो कारोबारी लोग होते थे उनको यहाँ पे बहुत अधिक समस्या होती थी। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग इसमें मांग उठाया गया, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस था, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने आई होप ज़रूर देखा ही होगा। तो जो ये सब कंपनियाँ हैं बिजनेस टू कस्टमर, देखिए यहाँ पे इस मॉडल को फॉलो करती है, लेकिन वाकई में देखेंगे तो उनका मॉडल कुछ इस टाइप का होता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे भी जो भी समस्या होती है इनके द्वारा आवाज़ को उठाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे वाणिज्यिक और आर्थिक प्रवृत्ति से संबंधित यहाँ पे दबाव समूहों के द्वारा चाहे हम लोग सरकार की बात कर ले या फिर जनता की बात कर ले, तो दोनों के बीच ये लोग सामंजस्य अर्थात मतलब मध्यता का रोल भी ये लोग प्ले करने का कोशिश करता है। संचार का जो कार्य वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन को यहाँ पे ठीक है एज ए सेतु का कार्य में भी लोग ठीक है अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो दोनों के बीच थोड़ा सा ठीक है एक कम्युनिकेशन बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके गठन का कारण, आखिर इसका गठन क्यों किया गया, थोड़ा इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए गठन का कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बेहतर प्रतिनिधित्व, हर क्षेत्र में बेहतर प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, ठीक है। और बेहतर प्रतिनिधित्व अर्थात जिनकी ये वकालत करे जो इनके सदस्य हैं या फिर जो भी इनके प्रिय हैं, ठीक है, इनकी वकालत कर सकते हैं। ऐसे में देखेंगे तो चाहे हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी की बात कर ले, अल्पसंख्यक, या फिर यहाँ पे जो भी कमज़ोर जो लोग हैं उनकी बात कर ले, या जो विभाजित लोग हैं, तो इनके भी ये मुद्दों को ये लोग उठाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। इसके अलावा विधायकों को प्रोत्साहन करना,
विधायकों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, विधायक मतलब एमपी एमएलए नहीं, ठीक है, विधायक का मतलब यहाँ पे विधेयक के रूप में आपको समझने की ज़रूरत है। विधेयक, जो भी यहाँ पे बिल पेश किया जाता है, जो भी बिल यहाँ पे पेश किया जाता है संसद में या चाहे फिर ठीक है विधानमंडल में, तो वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि उनसे संबंधित, उनकी मांगों से संबंधित जो भी विधेयक पेश किया जा रहा है, आक्रामक रूप से उसको ये लोग पूरी तरीके से कानून बनाने में ये लोग आक्रामक रवैया लोग ज़रूर अपनाता है। कंडीशन होना चाहिए, उनके हितों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रणनीति को लेके, कि अर्थात ये किस प्रकार की रणनीति ये अपनाते हैं। तो कुछ यहाँ पे 2-3 टाइप का रणनीति है। सबसे पहला जो रणनीति है, सत्ता में बैठे लोगों पर नज़र। सत्ता में बैठे लोगों पर ये लोग नज़र लगाए रहते हैं। नज़र मैंने होता है ना, मॉनिटर करना एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर रहते हैं यहाँ पे कि कौन गवर्नमेंट या फिर उसके जो भी एमपी हो गया, एमएलए हो गया, क्या कर रहे हैं, उसकी हर एक एक्टिविटियों पे यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कारण इनका यही होता है कि हर तरीके से जो मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे पब्लिक आप कह सकते हैं कि जो भी हित है, इसको पूरी तरीके से मैनेज किया जाए, बनाए रखा जाए। अगर इसमें कोई यहाँ पे समस्या होती है तो ये जांच जैसी संबंधियों से भी मैंने ठीक है, जांच जैसे गतिविधियों से भी पीछे नहीं हटते हैं। तुरंत इनकी जो मांग होती है तुरंत बढ़ जाएगी। जैसे होता है ना, हड़ताल वगैरह करना, धरना देना, ये सब इनके लिए यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सामूहिक कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से ठीक है इस तरह की गतिविधियों को अपनाते हैं। दूसरा यहाँ पे कारण हो जाता है राजनीतिक जागरूकता का समर्थन करना। राजनीतिक जागरूकता का समर्थन। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक जागरूकता का समर्थन का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे नीचे के लोग हैं, जैसे कि कोई असहाय है, अज्ञानी है, जिनके पास जागरूकता का अभाव है, तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे राजनीति से संबंधित या कानून से संबंधित बातों को उनके साथ यहाँ पे शेयर किया जाए तभी वे लोग भी अपने ठीक है मतलब अधिकारों को जान पाएँ, वे भी राजनीति और कानून से संबंधित चीज़ों को ये लोग अवेयर कर पाएँ। तो ये भी एक इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तीसरा एक और मैं कारण यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लोकतंत्र की वकालत करना। लोकतंत्र की वकालत करना, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि जो भी देखिए इनकी यहाँ पे लॉबी का आप कह सकते हैं, लॉबी मतलब समझ रहे हैं ना, समूह के रूप में लॉबी समूह हो गया, या फिर जो भी इनका वकालत समूह होता है, बैरिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे वकालत समूह, पूरा जो भी वकील होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, यहाँ पे ये लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे आम लोगों की आवाज़ बनने में, आम लोगों की आवाज़ बनने में, ताकि ठीक है पूरी तरीके से सरकार पे बनाया जाए, मैंने दबाव बनाया जाए। नाम ही है ना इनका दबाव समूह, तो इन्हीं सारी क्रियाकलापों को आप मेंशन ठीक है करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग बात यहाँ पे करते हैं दबाव समूह के प्रकार। देखिए इसके कई टाइप्स होते हैं। अगर आप भी किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे तो आपको भी यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे ही देगा। ठीक है, कि आसपास के ही ठीक है जो हो सकता है कि जो लोग हैं किसी न किसी दबाव समूह के जरूर सदस्य रहे होंगे। जैसे कि बजरंग दल का मैं नाम लेता हूं जो काफ़ी फेमस है। तो देखिए वहाँ पे ठीक है, अगर उनका देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंध तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे मौजूद जो सदस्य होते हैं किस प्रकार से धार्मिक गतिविधियों के लेके उसको मिट्टी के मेंटेन करने के लिए मैंने एग्रेसिव यहाँ पे रुख अख्तियार अपनाते हैं। वैसे ही भाषा को लेकर हो जाता है। दक्षिण में जाइएंगे तो वहाँ पे भी ठीक है, जैसे लिंगायत कम्युनिटी हो गया, तो ऐसा आपको बहुत सारा चीज़ आपको देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे मिल ही जाएगा जो इनडायरेक्टली यहाँ पे किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ अपना एक काम निकलवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो इनका जो टाइप्स है, कई प्रकार का टाइप इनका देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि पहला हो जाएगा यहाँ पे संस्थागत हित समूह। संस्थागत हित समूह शुरुआत में मैंने चर्चा किया हुआ था, जैसे कि इसमें आईएएस एसोसिएशन हो जाएगा। आईएएस एसोसिएशन बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन है। जब आप लोग आईएएस वगैरह बन जाएंगे तो फिर इसके ठीक है मेंबर बन जाएंगे तो देखेंगे कि ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए फिर ये भी लोग किसी हद तक जा सकता है। ठीक है,
IAS एसोसिएशन, वैसे ही यहाँ पे IPS एसोसिएशन होता है। IAS एसोसिएशन में बंगाल का जो एसोसिएशन है IAS वाला, काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा साहचर्य हित समूह। साहचर्य हित समूह, इनका जो उद्देश्य होता है कि सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ये लोग इस टाइप का ठीक है कार्य करता है साहचर्य हित समूह। जैसे कि इसमें ठीक है स्टूडेंट यूनियन का भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी चर्चा कर सकते हैं। एक आपको ठीक है बंगाल में मिल जाएगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ठीक है इंडस्ट्री, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा मैंने मेंशन किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीसरा मैंने चर्चा किया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और भी यहाँ पे ग्रुप है, जैसे कि अनेमिक इंटोस्ट ग्रुप इनको बोला जाता है। जैसे कि ये लोग दंगा हो गया या फिर प्रदर्शन करना हो गया, दंगा प्रदर्शन या फिर कहीं हत्या का मामला होगा, आए दिन देखते होंगे, ठीक है, कहीं पे इस तरह की गतिविधियाँ होती है तो तुरंत ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है इनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बिजनेस ग्रुप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा आप लोगों ने नाम जरूर ही यहाँ पे सुना ही होगा। जैसे बिजनेस ग्रुप में बात करें हम लोग तो इसमें दो नाम बहुत फेमस है। पहला नाम है यहाँ पे फिक्की का, ठीक है, फिक्की का मतलब है यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है एसोचैम, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बिजनेस संबंधी जो भी समस्या आएगी तो लोग अपना आवाज़ उठाएगा। वैसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारा है, जैसे कि ट्रेड यूनियन, इसमें नाम आ जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें ठीक है सब आ जाएगा, भारतीय मजदूर संघ वगैरह, हिंदू मजदूर सभा, सब इसमें आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा छात्र संगठन। अब अभी मैंने चर्चा किया हुआ था छात्र संगठन का चर्चा किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय छात्र संघ, भारतीय ठीक है राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ और की भी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख लीजिए। पेशेवर समूह में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको IMA के नाम से जाना जाता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अभी किसी डॉक्टर के साथ कुछ ठीक है गलत हो जाए तो तुरंत ये लोग स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग जरूर देखते ही होंगे। उसी तरीके से BCI हो जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा, वकीलों से संबंधित, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा। कृषि समूह की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कृषि समूह की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। जाति समूह की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जाति समूह की भी, जैसे कि हरिजन हो गया, हरिजन सेवक संघ। उसी तरीके से नादर जाति संघ, ऐसे बहुत सारे आपको दबाव समूह देखने के लिए जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, राजनीतिक दल क्षेत्रवादी होते हैं कैसे। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करना है। तो देखिए राजनीतिक दल जो क्षेत्रवादी होते हैं कैसे, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को ध्यान में रखते हुए, चुनाव
आयोग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि देखिए चुनाव आयोग का जो यहाँ पे बहुत सारा जो मापदंड होता है, बहुत जो मापदंड होता है, ठीक है, यही ना चुनाव आयोग बोलता है कि राष्ट्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल है। तो ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग से यहाँ पे आता है और चुनाव आयोग के मापदंडों के अनुसार बहुत सारे यहाँ पे जो राज्य में जो दल बना होता है, राज्य में जो दल बना होता है उसी को क्षेत्रीय दल का तमगा दिया जाता है, क्षेत्रीय दल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि अब ये जरूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रीय दल है तो उसकी विचारधारा भी क्षेत्रीय हो, उसकी विचारधारा भी क्षेत्रीय हो, उसका दृष्टिकोण भी यहाँ पे क्षेत्रीय हो। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। विचारधारा उसका बड़ा हो सकता है, दृष्टिकोण उसका बड़ा हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें पूरा पूरा भारतीय समाज को, तो देखिए भारतीय समाज, ठीक है, अलग ही एक डाइवर्सिटी मुल्क जो कह सकते हैं कि लेवल पे है। तो यहाँ पे जाति को लेकर हो गया या फिर सांस्कृतिक विविधता को लेकर हो गया, सांस्कृतिक विविधता को लेके, चाहे हम लोग भाषा की बात कर लें, धर्म की बात कर ले, तो देखिए यहाँ पे सबको एक साथ यहाँ पे मिला के चलना है। और यहाँ पे एक जो कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे जो राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे करती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कब कर पाती है सोचिए, जब वह बहुत सारे जो क्षेत्रीय जो पार्टियाँ होती हैं जब यहाँ पे जुड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे क्षेत्रीय दल का रोल, क्षेत्रीय दल का रोल, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा है यहाँ पे क्षेत्रीय दल की पहचान, क्षेत्रीय दल की पहचान। अब ये जो क्षेत्रीय जो दल की जो पहचान जो, ठीक है, की जाती है, जैसे कि उनके स्वायत्ता को लेके, उनके विकास को लेके या फिर, ठीक है, कई जगहों पे राज्य का दर्जा भी यहाँ पे दिया जाता है। जैसे बिहार यूपी में जैसे ही किसी एक विशेष, ठीक है, जाति या फिर पार्टी के नाम आता है तो ऑटोमेटिक लगता है कि हाँ बिहार में ये होगा, यूपी में ये होगा, साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ज़रूर देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो राजनीतिक दल यहाँ पे देख पा रहे हैं क्षेत्रीवादी होते हैं, कुछ हद तक हमने बताने की कोशिश किया कि ठीक है होते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रीवादी होने की यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, एक थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है, अब अपने तरफ से मैं ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए क्षेत्रवादी दल जब तक मैंने बताया था कि माइक्रो लेवल पे लोग कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्षेत्रवादी दल होने का मतलब है तो स्वायत्ता का मतलब है यहाँ पे कि राज्य अधिक स्वायत्ता की यहाँ पे मांग करेंगे या फिर राज्य से ये लोग अधिक स्वायत्ता की मांग करेंगे, अधिक स्वायत्तता की मांग करेंगे। अब यहाँ पे किसी भी विशेष कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए जितना भी संगठन था, मैंने बताया था भी दबाव समूह संगठन, उसको अब ध्यान में रख के थोड़ा सा सोचिए एक बार, तो समझ में आएगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो भी लोग अपने मतलब मांग उठा रहे हैं अपने अधिकारों को लेके, तो उसमें एक स्वायत्ता भी तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा यहाँ पे हो जाता है राज्य का दर्जा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्र समिति। देखिए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने देश के भीतर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए लड़ा था, सोचिए, भाषा के आधार पे। तो देश के भीतर स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए ये लोग लड़ा हुआ था तेलंगाना राष्ट्र समिति के माध्यम से। तो ये है अपने अधिकारों के लिए किसी न किसी रूप में, ठीक है, लड़ना। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में तो गलत हो सकता है, लेकिन सोचिए यहाँ पे अगर व्यक्तिगत हम लोग, ठीक है, अधिकारों की बात करें तो फिर उनकी भी चीज़ों को यहाँ पे सुनना होगा। और फाइनली भारत का देखिए हुआ कि नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में भारत का जो कुछ हद तक जो पुनर्गठन भाषा को वरीयता दिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एक समूह के सांस्कृतिक अधिकारों के लिए मान्यता और लड़ना। अर्थात यहाँ पे किसी जो समूह है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे समूह है, ठीक है, उसके अधिकारों के लिए, उसके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए लड़ना। जैसे कि यहाँ पे जब भी शिवसेना का नाम आता है तो एक हिंदुत्व का अलग ही एक छवि दिखाई देता है।
वैसे ही जब नाम आता है डीएमके का, तो एक दलित पहचान के रूप में आप समझ सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा कि हर तरीके से कल्चरल या फिर ठीक है जो भी सोशल एक्टिविटी है उसके लिए एग्रेसिव होना, उसके लिए लड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्षेत्रीय दल में विश्वास, क्षेत्रीय दल में विश्वास, इसका मतलब यहाँ पे ठीक है बताने की कोशिश करना है कि क्षेत्रीय दल में विश्वास का मतलब कि चुनाव के लिए ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक सांस्कृतिक विशिष्टता का निर्माण करते हैं, सांस्कृतिक विशिष्टता का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि सांस्कृतिक विशिष्टता को लेकर चलना होगा, तभी भारत की एकता अखंडता यहाँ पे बनी रहेगी। तो इसीलिए क्षेत्रीय दलों में विश्वास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्षेत्रीय दल वैसे ही है जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, अंतिम में चल के ठीक है जाके वो बड़े नदियों में यहाँ पे विलीन हो जाती है। तो ये वही आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय दल इसका मतलब छोटी छोटी नदियाँ और जैसे बड़ी बड़ी जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसमें किसी न किसी रूप में जाके अपना प्रतिनिधित्व करेगी, अपने लोगों की आवाज़ बनेगी, मांग करेगी, ठीक है। बस यही चीज़ है यहाँ पे। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं एक छोटा सा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आपको थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करना होगा। इसका मतलब हमने क्या देख लिया शुरुआत में, दबाव समूह को। तो देखिए दबाव समूह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य और सहायक तत्व, एकदम मैंडेटरी और हेल्पफुल एक तत्व के रूप में यह इंडिकेट करता ही करता है। और यही जो दबाव समूह है समाज की देखिए जटिलता को देखिए, समाज की जटिलता को देखिए और अब खुद सोच के देखिए कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत ज़रूरत है, समाज की जटिलता को ध्यान में रखते हुए बहुत इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसी के वजह से यहाँ पे जो भी समाज का जो हित होगा या फिर जो भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सौदेबाजी करना, नेगोशिएशन करना, इससे भी लोग पीछे ठीक है बाज नहीं आता। जैसे सबसे बड़ा आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा ये ठीक है, जब चल रहा था किसान बिल को लेके, यहाँ पे किसान कानून को लेके जब चल रहा था, देखिए यहाँ पे हरियाणा पंजाब के किसानों ने एक गजब ही दबाव समूह का एक शानदार मिसाल पेश किया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय दल को। तो देखिए क्षेत्रीय दल का जो महत्व है वर्तमान में बढ़ता ही जा रहा है और क्षेत्रीय दल का महत्व बढ़ने के वजह से यहाँ पे देखा जाए तो भारत की जो लोकतंत्र है बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे कार्य कर रही है, क्योंकि सभी लोगों के सभी वर्ग के हितों को यहाँ पे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए क्षेत्रीय दल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए या फिर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय दल बहुत बड़ा रोल कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। चाहे हम लोग केंद्र की बात कर ले, राज्य की बात कर ले, दोनों के बीच यहाँ पे देखा जाए तो संबंधों को क्षेत्रीय दलों के द्वारा बहुत हद तक मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिला के ये मजबूत, अब समझ रहे हैं ना, वोट, यही है वोट बैंक, ध्यान रखिएगा वोट बैंक। तो वोट बैंक यहाँ पे जो एक वयस्क मताधिकार के आधार पे जो दिया गया, जिसमें सभी भाषा भाषी जाति वर्ग, समझ रहे हैं ना, सबको यहाँ पे करने का अधिकार है। तो यही तो है सबसे मेन कारण और यही है यहाँ पे लोकतंत्र की, भारत की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती। चाहे हम लोग दबाव समूह की बात कर लें या फिर हम लोग इधर से क्षेत्रीय दलों की बात कर ले, दोनों का होना भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद ही ठीक है अच्छा खासा महत्व रखता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बदलती दलीय व्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब परिचय के रूप में आपको शुरुआत करना है यहाँ पे, और यहाँ पे शुरुआत क्या करना है तो दलीय व्यवस्था से शुरुआत करना है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था का आरंभ किस प्रकार से हुआ। जैसे आज़ादी के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो दलीय व्यवस्था धीरे धीरे ठीक है आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो फिर आपको वहीं से शुरू करना है जितना शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हो सके। उसके बाद से आइए क्वेश्चन के मूल पार्ट पे आते हैं, अर्थात बॉडी पार्ट में पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बदलती दलीय व्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले
बताना होगा कि यहाँ पे जो बदलती जो दलीय व्यवस्था है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये कैसे रही है। तो थोड़ा आपको संक्षेप में दिखाने की कोशिश कीजिए भारत में दलीय व्यवस्था के। खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज़ादी के बाद से ही दिखाने की कोशिश कीजिए और वर्तमान तक, जैसे कांग्रेस को एक बड़े स्तर पे, उसके बाद से जो भी गठबंधन वगैरह का, ठीक है, चुनाव या फिर यहाँ पे सरकारें जब बनने लगी तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन के मूल जो रूप की बात करते हैं कि दलीय व्यवस्था के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसको एक लार्ज स्केल पे दिखाने की कोशिश करना है। सारा क्वेश्चन का बल यहीं पे है, लगभग 9 से 10 पॉइंट मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आपको दलीय व्यवस्था को कुछ पॉजिटिव टर्म में और हल्का फुल्का यहाँ पे, ठीक है, मतलब 70-80% अगर पॉजिटिव टर्म में आप दिखाते हैं तो 20 से ठीक है, मतलब 20 से 30% के आसपास आप यहाँ पे निगेटिव टर्म में भी दिखा सकते हैं कि दलीय व्यवस्था कहीं न कहीं यहाँ पे देश के विकास के लिए, देश की राजनीति के लिए कुछ हद तक, ठीक है, कह सकते हैं कि एक बाधा उत्पन्न तो करता ही करता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग लोकतांत्रिक बातों को अगर ध्यान में रख के चले तो दलीय जो व्यवस्था है, खासकर जो क्षेत्रीय दल की हम लोग बात करते हैं, तो नीचे दबे कुचले लोगों की मांगों को इसने राष्ट्रीय मंचों पे भी रखने का कार्य किया है। तो चलिए अब हम लोग एक अच्छा आंसर राइटिंग करने का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिचय की। तो परिचय में यहाँ पे पूरा आपको दिखाने की कोशिश करना है कि भारत की आज़ादी के बाद से ही राजनीति में परिवर्तन होने लगा। राजनीति में परिवर्तन होने लगा। अब ये राजनीति का मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है, नागरिकों का संगठित समूह। नागरिकों का संगठित समूह, यही है राजनीति, जो बहुत सारे लोग मिल के यहाँ पे करते हैं। अब ये राजनीतिक जो परिवर्तन आ रहा है, अब ये परिवर्तन आने का कई सारा यहाँ पे कारण हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक समूह के शक्ति संतुलन में बदलाव। राजनीतिक समूह के शक्ति संतुलन में बदलाव। अब इस बदलाव का भी कई कारण यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ कारणों की बात करें, जैसे कि यहाँ पे नीति को लेकर हो गया, नीति हो गया, या फिर यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम को लेकर हो गया, विचारधारा के स्तर पे बात करें, विचारधारा के स्तर पे बात करें, या फिर सरकार का कोई भी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कार्य हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी हो गया। तो ऐसे सारे ही गतिविधियों के माध्यम से आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो शक्ति संतुलन में यह बदलाव का यहाँ पे कारण बनता है। और यही कारण है, देख पा रहे हैं यहाँ पे राजनीति में किस तरीके से परिवर्तन होता है। अब ये जो छोटी छोटी आप चीज़ें देख रहे हैं, बेसिकली एक एक लाइन का, बेसिकली छोटी चीज़ नहीं है, चूँकि यहीं से इसका इम्पेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है दलीय व्यवस्था में। दलीय व्यवस्था में यह काफ़ी प्रभावी हो जाता है। और भारत में अगर हम लोग दलीय व्यवस्था की बात करें तो अमूमन आपको देखेंगे, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। बहुदलीय व्यवस्था, जैसे कि 3 तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। जैसे अमेरिका वगैरह में देखेंगे, ठीक है, तो 2 दल वहाँ पे, ठीक है, मौजूद है। वही चाइना वगैरह में एक ही दल का वर्चस्व आपको दिखेगा। भारत में ऐसा नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। तो अब यही है बहुदलीय, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे दल होते हैं। और वर्तमान में इन्हीं दलों में कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का जो उदय है बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और एक किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोगों की समस्याओं को रखने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प इसे माना जा रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दलीय व्यवस्था को लेके। दलीय व्यवस्था इन द सेंस कि आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करना है कि इसे पार्टियों के मॉडल के रूप में भी आप समझ सकते हैं। पार्टियों का मॉडल के रूप में, पार्टियों का मॉडल के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। समय के साथ दलीय प्रणाली की प्रवृत्ति में, ठीक है, परिवर्तन यहाँ पे हुआ ही हुआ है। अब इसमें कुछ परिवर्तन है, जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस प्रणाली की हम लोग बात करें तो ये शुरुआत से आपको देखने का प्रयास करना है। कांग्रेस प्रणाली की हम लोग बात करेंगे अभी। कांग्रेस प्रणाली का टूटना, कब ये टूटना शुरू हुआ, उसके बाद गठबंधन राजनीति का युग। तो इससे आपको भारत में दलीय व्यवस्था अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली को लेके। कांग्रेस प्रणाली को लेके,
ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा 1952 से लेके 1967 के बीच। इस समय देखेंगे कांग्रेस को तो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम माने होता है ना वन पार्टी रूल, यहाँ पे एक ही पार्टी का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एकल प्रभुत्व प्रणाली, एकल प्रभुत्व प्रणाली। इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि जो लगातार है यहाँ पे कांग्रेस का नेतृत्व रहा है, लगातार कांग्रेस का नेतृत्व रहा ही रहा है। इस दौर में आप देखेंगे तो जो चुनाव वगैरह होता था बहुत अधिक यहाँ पे प्रतिस्पर्धा मूलक यहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस का ही हर जगह वर्चस्व होता था यहाँ पे। तो निर्णय लेने में भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं थी। जैसे कि योजना आयोग का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। योजना आयोग जो कि टॉप टू बॉटम लेवल का जो अप्रोच था, ऊपर से कोई भी नीतियों को बनाया जाता था तो नीचे तक उसको, ठीक है, राज्यों तक उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो वैसी कोई समस्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं थी, या फिर होती भी तो बहुत कम यहाँ पे समस्याएँ, ठीक है, मौजूद थी। जहाँ राज्यों में बड़ी मात्रा में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं ठीक है केंद्र में हमेशा इस दरमियान देखेंगे 1952 से 67 तक तो केंद्र में पूरा का पूरा यहाँ पे कांग्रेस का यहाँ पे शासन हुआ करता था। तो ये टाइम पीरियड वही है। अब इसमें थोड़ा आपको परिवर्तन दिखाना है। कांग्रेस प्रणाली का टूटना, कांग्रेस प्रणाली का टूटना लगभग देखेंगे तो ये टाइम पीरियड है 1967 से लेके 89 के बीच। ध्यान रखिएगा 89 के बीच। अब इस दौर में क्या हुआ है थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है, गतिविधियाँ घटनाएं यहाँ पे हो चुकी थी। जैसे कि आप इसको चुनावी जनादेश के रूप में समझ सकते हैं, चुनावी जनादेश के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी कराने का जो श्रेय है कहीं न कहीं यहाँ पे कांग्रेस को भी एक बड़े लेवल पे यहाँ पे दिया ही जाता है, दिया जाना भी चाहिए। लेकिन एक समय के बाद होता है कि बहुत सारा जो परिवर्तन है, बहुत सारा जो चेंजेज है, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना होता है, या फिर एक ही पार्टी का जो मॉडल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो कुल मिला के इसको मैं दो कारणों को मैं सम्मिलित करने का प्रयास करता हूं। जैसे एक तो कारण हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रव्यापी कारण, राष्ट्रव्यापी कारण। दूसरा कारण हो जाएगा यहाँ पे राज्यव्यापी कारण, राज्यव्यापी कारण, या फिर इन दोनों को मिला के आप लहर के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि मोदी लहर आया हुआ था 2014 में, तो एक कुछ ऐसा ही यहाँ पे लहर था जो 1967 से लेके 1989 तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस दरमियान यहाँ पे क्या हुआ तो देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस था, जो अभी तक विशालकाय हाथी के रूप में मौजूद था, देखा जाए तो इस समय तक यहाँ पे कांग्रेस का स्थानीय निर्वाचन में अर्थात कोई लोकल लेवल का जो यहाँ पे निर्वाचन होता था, वहाँ पे कांग्रेस को कोई विशेष फर्क यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता था, या फिर इनकी मांगों पे कांग्रेस बहुत अधिक यहाँ पे ध्यान नहीं देता था। कांग्रेस में आज भी समस्या होती है कि नीचे के लोगों को, नीचे के लेवल के लोगों को बातों को यहाँ पे सुना नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, कुछ मामला यहाँ पे यही था। अब इससे क्या हुआ, चुनावी जनादेश देख पा रहे, राष्ट्रव्यापी, राज्यव्यापी, बड़े लेवल पे अब धीरे धीरे यहाँ पे कांग्रेस को चैलेंज मिलना यहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन सोचिए अगर कांग्रेस यहीं पे अगर बिल्कुल एक्टिव हो जाती, अलर्ट हो जाती, तो फिर इस जनादेश को बहुत हद तक अपने खिलाफ वो कम कर सकती थी। लेकिन अंततः यहाँ पे हुआ नहीं, और फिर शुरू हो जाता है यहाँ पे गठबंधन राजनीति का युग 1989 से लेके 2004 के बीच। अब ये गठबंधन का युग क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि होने लगा, क्षेत्रीय दलों की संख्या में बड़ी तेज़ी से यहाँ पे वृद्धि होने लगा। आप कह सकते हैं कि अर्ध और द्विदलीय, ठीक है, व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद था। मतदाता वगैरह, वयस्क मताधिकार वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। तो अब वो टाइम पीरियड है यहाँ पे कि क्षेत्रीय दलों की संख्या में यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे वृद्धि होने लगी। अब जब क्षेत्रीय दलों की संख्या में जब यहाँ पे तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो आपको ध्यान होगा 1989 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना जनाधार पूरी तरीके से बनाने लगी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही यहाँ पे कांग्रेस को, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को पूरी तरीके से चुनौती मतलब मिलती रही, ठीक है। और आज देखिए क्या हाल है। तो इसी चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे देखिए पर यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की संख्या में जब यहाँ पे निरंतर वृद्धि होने से देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग देखा जाए 1991 से लेके 1999 के बीच जो क्षेत्रीय दलों का जो वोट शेयर हुआ करता था लगभग 25% वो होता था। लेकिन वहीं देखिए पर यहाँ पे 99 तक आते आते इनका वोट शेयर बढ़ के यहाँ पे 46% तक इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया। और ये बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रीय दलों की चुनौती देने के लिए, राष्ट्रीय दलों को चुनौती देने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे बीजेपी तो वैसा तो नहीं था कि अचानक के राष्ट्रीय पार्टी बन गई। धीरे धीरे देखिए ये भी, ठीक है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे जब ले जा रहा था। तो उस दरमियान देखेंगे, ठीक है, तो ये दौर है, वहीं कह सकते हैं कि इमरजेंसी का जो दौर है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है। क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में भारी कमी आई, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हो गया, जैसे बिहार में, ठीक है, हो गया, यूपी में हो गया। इसके अलावा फिर तब जाकर आप देखेंगे तो अब जो क्षेत्रीय पार्टी का जब उदय हो रहा है तो फिर कहीं न कहीं यहाँ पे क्षेत्रीय जो सरकारें बन रही है, कांग्रेस का जनाधार यहाँ पे कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहा है। तो इसे आपको यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। बीजेपी जब अब राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत हो रहा है तो बहुत सारी जो क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं अपने आप को क्षेत्र के स्तर पर भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दलीय व्यवस्था के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। अब इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रभावों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं लगभग 10 ऐसे कारण हैं। अब 10 में से 10 आप लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से 5-6 भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग रहेंगे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे कारण दिखाया गया एग्जाम में एट ए टाइम, ठीक है, अगर इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कुछ लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे सत्ता की भूख। सबसे बड़ा ये कारण है, ध्यान रखिएगा, सत्ता की भूख। और सत्ता की भूख में यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो देखिए पा रहे यहाँ पे सत्ता मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए अगर कुछ एग्जिस्टेंस है, अगर उसका अस्तित्व है तो वही होता है यहाँ पे सत्ता, अस्तित्व सत्ता। अगर, ठीक है, सत्ता अगर उसकी नहीं आई, अगर सत्ता उसके पास नहीं है तो फिर मान के चलिए कि कोई अस्तित्व उसका होता नहीं है। विपक्ष में रहने से यहाँ पे क्या मिलता है किसी को, तो समस्या यहाँ पे होती ही होती है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, अस्तित्व के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे, हालांकि मैं मेंशन कर देता हूँ, हालांकि और भी कारण है, जैसे कि आइडियोलॉजी के लेवल पे हो गया, विचारधारा के स्तर पे, राजनीतिक प्रतिबद्धता के स्तर पे, राजनीतिक प्रतिबद्धता के स्तर पे, या फिर वफादारी के स्तर पे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कारण हैं। और वर्तमान में कुछ और भी आपको कुछ नया कारण देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि कॉरपोरेट नेता या फिर कॉरपोरेट राजघरानों से नेताओं का संबंध। अब इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं यहाँ पे चैलेंज मिल ही रहा है। अब इन्हीं दोनों का जो सम्मिलित जो आपको प्रभाव देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि लोकतंत्र पर ये बुरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जनमानस की मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बहुत अधिक, ठीक है, उनके हितों के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चिंता अधिक नहीं किया जा रहा है कि इनके लिए कुछ यहाँ पे किया जाए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ये हो जाएगा सत्ता की भूख। दूसरा यहाँ पे कारण है यहाँ पे मतदाता आधार में वृद्धि। अब इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि देखिए भारत में जो एक डाइवर्सिटी मूलक
चेहरा है, ठीक है, डाइवर्सिटी मूलक कंट्री के रूप में मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चाहे बात कर ले जाति के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, या फिर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लेवल पे, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लेवल पे, तो हर जगह यहाँ पे देखेंगे इन तीनों चीज़ों को अगर आधार अगर बना के देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे वोट के लिए, वोटिंग के लिए लड़ाई यहाँ पे ज़रूर होती ही होती है। और यहाँ पे इससे क्या होती है, तो प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से बढ़ जाती है। और ये प्रतिस्पर्धा तब और अधिक बढ़ गई जब संविधान में 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया। तो वोटिंग राइट्स को 21 वर्ष यहाँ पे घटा के कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। अब सोच पा रहे हैं यहाँ पे 3 साल यहाँ पे कर दिया गया। अब इससे जनसंख्या में खुद आप सोच के देखिए, जो जनसंख्या और कैसी जनसंख्या यहाँ पे, एक वयस्क जनसंख्या में तेज़ी से यहाँ पे वोटिंग देने में उनको यहाँ पे शामिल कर लिया गया, एक बड़ी जनसंख्या को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। अब ये जब बड़ी जनसंख्या यहाँ पे जब शामिल हो गया तो खुद सोच के देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरीके से इतना बड़ा वोटिंग था ये कि ये राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होता था इसको ये प्रभावित कर सकता था, राजनीतिक कार्यक्रम को, राजनीतिक गतिविधियों को ये प्रभावित कर सकता था। अब ठीक है, हुआ भी, जैसे कि इसका जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो आम जनमानस में आम जागरूकता, थोड़ा सा राइटिंग मेरी ख़राब है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए ठीक से। आम जागरूकता में बहुत अधिक वृद्धि आई, वोटिंग की संख्या में वृद्धि आई, वोटिंग की संख्या में वृद्धि आई, लोग अपने वोट की वैल्यू को भी यहाँ पे समझने लगे। तो इससे अब क्या हो रहा है कि पहले वाला जो पैटर्न अब आपको कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। लोग क्षेत्रीय नेताओं को, क्षेत्रीय दलों को भी अब यहाँ पे महत्व देते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरा यहाँ पे कारण हो जाएगा राजनीतिक लामबंदी में वृद्धि, राजनीतिक लामबंदी में वृद्धि। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, राजनीतिक लामबंदी में वृद्धि। तो यहाँ पे जनता की राजनीतिक लामबंदी और साथ ही साथ नए राजनीतिक वर्गों के उदय के परिणाम स्वरूप देखेंगे, ये सब ऐसा होते गया। अब इससे क्या हुआ, तो नए राजनीतिक वर्गों का उदय हो गया, नए राजनीतिक वर्गों का उदय हो गया। अब पहले लोग वोट दे रहे थे, सोचिए अलग अलग यहाँ पे, ठीक है, जाति के आधार पे, धार्मिक आधार पे वोट दे रहे थे, लेकिन अब इनका क्या हो गया, राजनीतिक वर्ग का यहाँ पे पूरी तरीके से उदय हो गया। अर्थात इनकी भी अब पूरी तरीके से पार्टियाँ बनने लगी, इनकी भी पार्टियाँ बनने लगी। और जब पार्टियाँ बन रही है तो इसको हमेशा निगेटिव टर्म में देखा जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना यही है कि जो भी पार्टियाँ बनी है क्षेत्रीय दलों पे, ठीक है, बहुत सारे सर्वे हो चुका है, इससे नीचे के लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ ही हुआ है। तो राजनीतिक जागरूकता लाने में भी मदद मिली, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में भी मदद मिलनी यहाँ पे शुरू हो गई। अब इसका मतलब क्या है, तो जो भी वंचित लोग थे या फिर जो भी निम्न जाति के जो लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनको भी इसमें यहाँ पे शामिल किया जाने लगा। और यही कारण है कि देखिए अभी रेगुलर भारत में चुनाव होता ही रहा, रेगुलर इलेक्शन लगभग 1951 से अगर देखा जाए तो अभी तक 17 आम चुनाव यहाँ पे हो चुका है, 17 आम चुनाव यहाँ पे कंटिन्यू रूप से हो रहा है। और यहाँ पे 17 आम चुनाव को आप इस तरीके से देखिए कि अब हर एक जो भारत में मौजूद जो लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लोग अपने नेता को यहाँ पे चुन रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यों की राज्य विधानसभा को लेके अभी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर के रूप में ये साबित हो रहा है। प्रमुख खिलाड़ी के रूप में राजनीतिक दलों के एक तरीके से क्या कह सकते हैं उदय हो रहा है। जैसे बिहार में
जनता दल की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, वैसे ही बंगाल में ठीक है तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, साउथ में तो पूरा क्षेत्रीय दल ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा ये लोग रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, गेम चेंजर, गेम चेंजर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का उदय हो गया, राजनीतिक दलों का उदय हो गया और इसके वजह से दलगत राजनीति को बढ़ावा मिला, दलगत राजनीति को बढ़ावा मिला। तो देख पा रहे हैं ना, पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। कि पहले वोटिंग वही लोग दे रहे थे, अब वही वोटिंग देने वाले लोग ही इन पॉलिटिकल पार्टियों में फिर अपना एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दलगत राजनीति को बढ़ावा मिला। और यही कारण है यहाँ पे कि जो दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली है, दल की संख्या यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगी। शक्ति संतुलन भी उनके बीच स्थापित होने लगा, विचारधारा भी स्थापित होने लगा, या फिर जो भी यहाँ पे नीतियाँ हो गया, कार्यक्रम हो गया, सब यहाँ पे बनाया जाने लगा। अब सोचिए कहीं एक जगह अगर मामला फंसेगा इस दलीय प्रणाली में, तो फिर एक दल पूरी तरीके से यहाँ पे सेपरेट होना ही चाहेगा। खासकर जब गठबंधन की सरकार होती है तो सब मैनेज करके यहाँ पे चलना ही चलना होता है, नीतियाँ, कार्यक्रम, विचारधारा को लेके, चूँकि तुरंत सरकार यहाँ पे गिर जाएगी। तो इस तरह देखेंगे तो लगभग 1960 के आसपास तक देखेंगे तो यहाँ पे पार्टी सिस्टम टाइपोलॉजी के आधार पे कार्य करती थी। इसको टाइपोलॉजी बोला जाता है, टाइपोलॉजी। अर्थात इस तरह का कोई झंझट नहीं था, अकेले ही कांग्रेस यहाँ पे केंद्र में काफ़ी थी, इतना बड़ा जनादेश था कि वहाँ पे ऐसा नहीं था क्षेत्रीय दल नहीं थे, लेकिन वहाँ पे सर्वे सर्वा जो कांग्रेस का यहाँ पे होता था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा। 5वें नंबर में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दलगत राजनीति का विखंडन। तो ये तो दौर आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वही दौर है जब 1977 में जब चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद से। तो 1978 में देखिए जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी हुई थी गठबंधन के बाद से। तो माना जाता है कि दलगत राजनीति का जो विखंडन होने लगा 1980 के दशक से, क्योंकि 1977 में जो चुनाव बना हुआ था तुरंत ही देखेंगे तो जो गठबंधन का जो सरकार था बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाया, तुरंत ही ठीक है वो मतलब ख़त्म ही हो गया। मोरारजी देसाई उस पर प्रमुख थे। तो 1980 तक आते आते 1980 के दशक से आते आते यहाँ पे विखंडन होना भी शुरू हो गया, विखंडन होना शुरू हो गया। अब ये जो विखंडन है यही तो है दलीय प्रणाली, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी नेता लोग हैं जाके अपने पार्टी को लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद को लेके इसे आप समझ सकते हैं। इस वैचारिक मतभेद की वजह से भारतीय पार्टी जो प्रणाली है बहुलवाद से ठीक है मध्य बहुलवाद तक सीमित हो गया, मध्य बहुलवाद तक यहाँ पे सीमित हो गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बल्क वाला कॉन्सेप्ट था, बल्क ठीक है मास लेवल पे वोटिंग। अब यहाँ पे वो मास लेवल पे वोटिंग नहीं था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें सेपरेट होने लगा। जो जिनके हितों की बात सुनेगा वहीं पे ठीक है उसको मौका दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दलीय राजनीति का क्षेत्रीकरण। पूरा देखिए सब चैन बना हुआ है। ठीक है, एक एक पैराग्राफ में छोटा छोटा पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। दलीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, अब इसको आपको समझना है कि देखिए अगर ऊपरी लेवल पे अगर किसी भी पार्टी का विखंडन हो जाता है तो क्या क्षेत्रीय पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? क्षेत्रीय पार्टी को ज़्यादा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्या कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब इसमें आपको समझने की कोशिश कीजिए, अगर बड़ी पार्टियों को छोड़ दिया जाए
बड़ी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो पार्टियों का जो समर्थन का जो आधार है एक ही पार्टी तक क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सीमित हो जाएगा। समर्थन यहाँ पे सीमित हो जाएगा और ऐसा होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर देखिए बड़े लेवल पे बड़ी पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी पार्टियों को, जैसे जब भी यहाँ पे लोकसभा का जब चुनाव होगा तो लोगों को लगता है कि देश हित की बात है तो बड़ी पार्टियों को लोग मौका देंगे, लेकिन जैसे ही उन्हीं लोगों के द्वारा ठीक है वोट जब डाला जाएगा अपने ठीक है विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या करेंगे कि छोटे पार्टियों को वे लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा भी आप लोगों ने ज़रूर देखा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका समर्थन यहाँ पे क्या हो जाता है, सीमित यहाँ पे हो जाता है अगर बड़े पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो यही है दलीय राजनीति का, इसका वजह से क्या हो जाता है, क्षेत्रीकरण हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राज्य या क्षेत्र को लेके। राज्य या क्षेत्र को लेके तो अगर देखा जाए यहाँ पे छोटे दलों की तुलना में बड़े दलों के पास जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो जन समर्थन होता है बड़े दलों का जन समर्थन हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। जन समर्थन बड़ा होगा, भौगोलिक आधार भी इनका बड़ा होगा, भौगोलिक आधार भी इनका बड़ा होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे समझना है आपको कि जन समर्थन यहाँ पे बड़ा है, भौगोलिक आधार यहाँ पे बड़ा है, लेकिन जब बात आ जाती है यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, बात आ जाती है माइक्रो लेवल पे, खासकर राज्य स्तर पे जब बात आ जाती है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, तो राज्य स्तर पे फिर यहाँ पे क्षेत्रीय जो पार्टी है, क्षेत्रीय स्तर पे फिर क्षेत्रीय पार्टी का ही यहाँ पे प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रीय पार्टियों का ही यहाँ पे प्रभाव बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। अब क्षेत्रीय पार्टी सपोज करिए कि राज्य या क्षेत्र तक अगर इसने अपनी सरकार में बना लिया, बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, अगर उन लोगों ने अपने राज्य के लेवल पे अगर ठीक है अपना सीट यहाँ पे सेपरेट कर लिया, अगर फिर वे कामयाब हो गए लोकसभा के लेवल तक कि भाई जो भी लोग हमारे जो लोग हैं अगर वे हमें जिता देते हैं लोकसभा के स्तर पे लेके, तो फिर यहाँ पे जो बड़ी पार्टियाँ हैं इनके लिए संकट का समय यहाँ पे हो सकता है, इनसे इनको गठबंधन करना पड़ सकता है। गठबंधन का मतलब है यहाँ पे निगोसिएशन, ठीक है। तो समस्या यहाँ पे आती ही आती है और ऐसा हुआ भी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेके, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेके। तो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल, ठीक है। क्षेत्रीय दल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है और क्षेत्रीय मुद्दे को, जो भी यहाँ पे क्षेत्रीय टॉपिक होता है, क्षेत्रीय मुद्दे को इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ये लोग कार्य करता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ठीक है क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, चाहे हम लोग बात कर लें जाति की बात कर ले, धर्म की बात कर ले, या फिर जातीय प्रतीकों की बात कर ले, जातीय प्रतीकों की बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों की भूमिका बड़ी है, बड़ी संख्या में लोगों की भूमिका बड़ी है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है कि 1971 के बाद से लोगों की पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत अधिक जगह है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ा हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है कि लोगों ने पहचान की राजनीति, और पहचान क्या है, यही है, जाति है, धर्म है, जातीय प्रतीक है, ठीक है। लोकल लेवल पे इस पहचान की राजनीति को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि किसी भी पार्टी में चाहे जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, अगर हिंसाग्रस्त नेता हो, कोई आपराधिक नेता हो, तब भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो कारण यही है, यहाँ पे पहचान के आधार पे उनको लगता है कि हमारे बीच का ही व्यक्ति है, बीच का ही अगर दबंग व्यक्ति है तो वह हमारा कार्य करवाएगा। तो देखिए लोगों का कहीं ना कहीं एक नैरो माइंड यहाँ पे सेट है। अगर क्रिमिनल है तो किसी भी धर्म जाति का है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्रिमिनल है, वो दूसरे के लिए हो सकता है तो हमारे लिए भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लोकतंत्र को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना। अब इसका देखिए सीधा सा मतलब है कि जितना अधिक पार्टियों का यहाँ पे विकेंद्रीकरण होगा, इसका मतलब कि फिर आपस में फिर वही वाला मामला हो जाएगा, वोट बैंक की, ठीक है, राजनीति को लेके। और अभी अगर भारत में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को भी हाल ही में देखिए राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, 9, समझ रहे हैं, 9 राष्ट्रीय दल अभी हो चुके हैं। हालांकि 9 राष्ट्रीय दल में सब एक्टिव नहीं है, 6 या 7, ठीक है, मेरे ख्याल से 6 को यहाँ पे, ठीक है, जब आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया तो बसपा हो गया, सीपीआई वगैरह, ठीक है, सीपीआई में एक एम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का, ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा भी छीना गया, तो 6 या 7 है अभी वर्तमान में। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने पे यहाँ पे मदद मिलेगी कि कहीं न कहीं अगर इतने बड़े लेवल पे है तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। ये मैं राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पे राज्य के स्तर पे बात करें तो 50 से अधिक यहाँ पे राज्य दलीय पार्टी यहाँ पे मौजूद है। अब इनकी विशाल जनसंख्या, समझ रहे हैं, भारत की डाइवर्सिटी को जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्तरों में पूरी तरीके से यहाँ पे विभाजित किया हुआ है। अब यहाँ पे समझिए इतने बड़े लेवल पे चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे चुनाव कराना कितना यहाँ पे चैलेंज काम होता होगा, आप खुद सोच के देखिए। और फिर इसी चैलेंजिंग रोल को यहाँ पे कहीं न कहीं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बखूबी अभी तक ट्रांसपेरेंट तरीके से निभाने का प्रयास भी किया हुआ है। और बिल्कुल देखेंगे अलग अलग लेवल पर लोकसभा का चुनाव जब होता है तो देखते हैं काफ़ी लंबे दिनों तक कई सारे चरणों में यहाँ पे लिया जाने का यहाँ पे प्रयास होता ही होता है। और ख़ासकर एक समय था देखिए बिहार यूपी में जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह बहुत अधिक समस्या थी, लेकिन अब वो बहुत हद तक यहाँ पे ठीक कर लिया गया है। तो ये कोई भी बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, लोकतंत्र को कमज़ोर करना। अब यहाँ पे अंतिम है यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण और साठगांठ। इसे तो आप लोग एकदम ज़रूर लिखिएगा ही लिखिएगा। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए कोई भी यहाँ पे अगर सपोज करिए कि विशेष कोई समुदाय से बिलोंग करता है कोई व्यक्ति है यहाँ पे, अगर वो अपराधी है या फिर यहाँ पे आरोपी है, अपराधी आरोपी, समझ रहे हैं, दोनों मंत्र हैं यहाँ पे। अपराधी मतलब उसने अपराध किया है, आरोपी माने ठीक है बनाया गया है, घोषित हुआ है नहीं हुआ है बात की बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि क्षेत्रीय दलों के द्वारा या फिर राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रीय दल जो भी है उनके द्वारा यहाँ पे टिकट दिया जाता है। क्यों टिकट दिया जाता है? चूँकि उसका विशेष लोगों पे विशेष प्रभाव है, यहाँ पे टिकट लेता भी है और यहाँ पे वो चुनाव जीत भी जाता है, विन भी कर जाता है, चुनाव लड़ता भी और जीत भी जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या का यहाँ पे कारण होता है। जब भी इतने बड़े लेवल पे देखिए यहाँ पे चुनाव होगा, जब भी इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे चुनाव होगा यहाँ पे, तो आम बात है भारत में रक्तपात देखते हैं, ये होता ही होता है। राजनीतिक जो समूह है पूरी तरीके से यहाँ पे हिंसा का प्रयोग करते हैं। ये हिंसा यहाँ पे खासकर देखने के लिए मिलता है, जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा। ये क्यों किया जा रहा है? कहीं न कहीं वोटिंग को यहाँ पे मैनिपुलेट करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। अब इससे यहाँ पे क्या होती है, तो जो भी करवा रहा है और जिसके साथ भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, चुनाव जीतने और हारने की जो संभावना है बहुत अधिक बढ़ जाती है। खासकर इसको चुनाव जीतने के लिए यहाँ पे ऐसे सारे हथकंडे का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और भारतीय फिल्मों में भी देखेंगे तो इसका बहुत अधिक चित्रण किया गया है। देखिए बहुत सारा मूवी बन चुका है, सरकार वगैरह हो गया, राजनीति हो गया। देखिए राजनीति में कोई एक दूसरे का सगा नहीं होता है। बहुत सारी मूवी यहाँ पे आ चुकी है, किस लेवल तक यहाँ पे गिर जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पे आपको बखूबी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाने का प्रयास करना है। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि जो दलीय व्यवस्था की वजह से भारतीय जो लोकतंत्र है किस तरीके से प्रभावित होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष की। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए भारत में जो लोकतंत्र है यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फल फूल रहा है, कार्य भी कर रहा है। और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करना है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी की जो बेस है, भारत का बेस है, ये बहुत यहाँ पे बहुत मजबूत है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब इसीलिए यहाँ पे
जो दलीय जो प्रणाली है इसको यहाँ पे कमज़ोर नहीं कर सकता है, कमज़ोर नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दलीय प्रणाली कमज़ोर नहीं कर रहा है, तो दलीय जो प्रणाली है इसमें चूँकि आ गया है सार्वभौमिक यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स आ गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वजह से बहुत सारे राजनीतिक जो पार्टियां हैं या फिर जो भी यहाँ पे नेता है, इनके हितों की मांगों को उठाने के लिए, ध्यान से देखते चलिए, इनके हितों की मांगों को उठाने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कहीं न कहीं इनको ये तवज्जो दे रहे हैं। और इसी को बोला जाता है वोट बैंक की राजनीति। लेकिन वोट बैंक की राजनीति अगर हो रही है तो खुद अब सोच के देखिए, कहीं न कहीं कुछ वर्ग के लोगों को या फिर देश के विकास के नाम पे अगर ये किया जा रहा है तो इससे ये क्या लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है? खुद आप सोच के देखिए। तो इससे कहीं न कहीं यहाँ पे लोकतंत्र क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिप्पणी कर देना है कि जो भी राजनीतिक दल है इनको प्रयास करना चाहिए यहाँ पे कि हाल में जो लोग ठीक है दूरस्थ है, जिन तक ठीक है पहुँच नहीं है, या फिर वैसे लोग जो समाज के मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हो चुके हैं, उनका विकास को प्राथमिकता दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जाता है। राजनीतिक दल जो है अपने कार्यों में और अधिक ट्रांसपेरेंट लाने के लिए, कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आप सजेशन दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग करें। चुनाव वगैरह जो होता है देखते हैं ना कितना अधिक, ऑफलाइन चुनाव बहुत अधिक समस्या देता है, ऑफलाइन चुनाव, तो यहाँ पे ऑनलाइन की तरफ आप मूव करा सकते हैं। जैसे कोविड वगैरह में हुआ था, यहाँ पे ऑफलाइन से ऑनलाइन नागरिक जुड़ाव को प्रेरित करने का यहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। इतना लिख के आइए, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा।